हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन ने बेसिक सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन किया था कि सेंटर ऑफ मास क्यों रिक्वायर है। ठीक है, क्यों हमें सेंटर ऑफ मास पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ऑल्सो वी हैव स्टडीड हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रिक्ट मास सिस्टम। ठीक है, अलग अलग मासेस दिए हुए हैं तो अलग सबका पोजीशन वेक्टर बताया, तो सबके कोऑर्डिनेट से अपन सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं। और मैंने ये भी दिखाया था कि दो मासेस है तो उनका सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा। ठीक है, R1 की वैल्यू करी थी, जैसे फॉर एग्जांपल वापस समझ लेते हैं। ये अगर M1 मास है, M2 मास है, दोनों की डिस्टेंस है R, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी M2R डिवाइड बाय M1 प्लस M2 एंड R2 की वैल्यू हो जाएगी M1R डिवाइड बाय M1 प्लस M2, where R1 is the distance of center of mass from the first object and R2 is the distance of center of mass from the second object. Let's say this is the center of mass of the object, then this is R1 and this is R2. ठीक है, R1 R2 की वैल्यू आ गई। अब हम थोड़े सेंटर ऑफ मास देखेंगे। ठीक है, कुछ सवाल करते हैं। लेट्स से पहले देख लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ, ऐसे समझो, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रिंग की, ठीक है, रिंग मतलब एक ऐसे बैंगल्स रहती है इस टाइप की। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा इसके सेंटर पे। ठीक है, M मास की रिंग है, रेडियस है R, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे रहेगा? उसके सेंटर पे, एट सेंटर। ठीक है, ध्यान से देखो, मास पूरा का पूरा रिंग के ऊपर है। जैसे कोई भी रिंग है अपने पास तो सेंटर ऑफ मास है यहां पर। तो ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मतलब बॉडी के अंदर ही हो सकता है वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है वो आउटसाइड द मास हो। ठीक है, तो मास तो यहाँ पर है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर मास होता है वहीं पे सेंटर ऑफ मास होता है। देखो इसके अंदर यहाँ पर कोई मास नहीं है सेंटर में, लेकिन फिर भी इस पूरी रिंग का सेंटर ऑफ मास, जो मास इसका कॉन्सेंट्रेटेड है, वो पॉइंट हम मानते हैं उसका सेंटर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा ही बॉडी पे हो ये जरूरी नहीं है। उसके बाद अपन बात करते हैं डिस्क की। डिस्क मतलब एक इस तरीके से, ठीक है, सर्कुलर टाइप की डिस्क है, जैसे कॉइन हो गया अपना, वो एक टाइप की डिस्क है, R रेडियस की है, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी कहां पर मानेंगे? हम उसके सेंटर पे मानेंगे। उस तरीके से अपने पास एक रॉड है, सिमेट्रिकल रॉड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर मानेंगे? हम उसके सेंटर पे मानेंगे। ठीक है, ये सारे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। अब कुछ जो सेंटर ऑफ मास में बताता हूँ उसको तुम्हें याद रखना है। देखो उसके डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेशन बता सकता हूँ बट कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके सेंटर ऑफ मास इसको याद रख लो, वही बहुत है। ठीक है, जैसे हमें दिया है ये स्ट्रक्चर विच इज बेसिकली हाफ रिंग। ठीक है, R रेडियस की सेमी सर्कुलर रिंग है, हाफ रिंग भी बोल सकते हैं या सेमी सर्कुलर रिंग भी बोल सकते हैं। M मास की है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे रहेगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास रहता है, देखो सेंटर पे नहीं रहता, उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा यहाँ कहीं पे। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो होती है 2R/π से, किसके इक्वल होती है? 2R/π। तो हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके सेंटर से कितना ऊपर होगा? 2R/π से। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ हाफ रिंग। ठीक है, उस तरीके से सॉरी उस तरीके से अगर मैं हाफ रिंग की जगह हाफ डिस्क की बात करता, हाफ डिस्क मतलब सेमी डिस्क भी बोल सकते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर, बस वो खाली नहीं हो बीच में से। रिंग के अंदर क्या आएगा? सिर्फ यही बाहरी मास रहेगा, इसमें पूरे में मास है, पूरी सरफेस में मास है।
तो हाफ डिस्क जो है उसका सेंटर ऑफ मास, लेट्स से कि ये उसका सेंटर है, रेडियस है इसकी r, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर से कुछ डिस्टेंस से होगा ऊपर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की, ये रहती है 4r/3π के बराबर, ठीक है। इसको याद रखना है। हाफ डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है उसके सेंटर से 4r/3π जितने ऊपर वाले डिस्टेंस पे रहेगा। जैसे हाफ डिस्क है, वैसे अगर मैं फुल स्फीयर की बात करूं, स्फीयर या तो वो होलो है या वो सॉलिड है, ठीक है, किसी भी टाइप का स्फीयर हो सकता है। तो स्फीयर है, तो स्फीयर का तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहां पे रहेगा, उसके सेंटर पे, ऑब्वियस सी बात है। होलो है या सॉलिड स्फीयर है तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है, मैं ऐसा मानूंगा कि कहां पे कंसंट्रेटेड है उसका मास, बिल्कुल सेंटर पे, स्फीयर के सेंटर पे, ठीक है। उसी तरीके से अपन के पास आएगी सेमी स्फीयर, ठीक है, सेमी होलो स्फीयर, ऐसा, या तो उसको बोल दो होलो हेमिस्फीयर, ठीक है, होलो हेमिस्फीयर ही बोलते हैं वैसे जनरली, होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर मतलब बाउल, उल्टा बाउल, ठीक है। पूरा एक स्फीयर है, उसमें से आधा पार्ट कट कर दो, जैसे अपने पास टेनिस की बॉल आती है, वो एक टाइप का होलो हेमिस्फीयर है, बीच में कुछ नहीं होता है, तो एक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, बीच में खाली है, तो वो हो गया होलो हेमिस्फीयर। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके सेंटर से, अगर यार रेडियस का है तो इसकी वैल्यू होती है r/2, ठीक है, याद रखनी है ये। और 8वां है अपना, जैसे होलो हेमिस्फीयर है उसी तरीके से सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर जो है, ऐसा समझो, सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब इसी टाइप का है। कोई सॉलिड बॉल ले लो, जैसे अपना क्रिकेट वगैरह, इंटरनेशनल क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वो वाली बॉल ले लो, तो पूरी की पूरी भरी हुई है, मास करा हुआ है। तो अगर आधी बॉल को मैंने कट किया तो इस तरीके से आया, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर से ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा, और वो डिस्टेंस होती है 3r/8, राइट। तो ये कुछ सेंटर ऑफ मास अपन ने कुछ सिस्टम के बता दिए, राइट, सारे के सारे याद रखने हैं। जैसे अगर पूरा यूनिफॉर्म है, जैसे होलो पूरा एक स्फीयर है, ठीक है, पूरा का पूरा, या तो रिंग है या डिस्क है, तो सेंटर पे रहेगा। हाफ रिंग है तो 2r/π, हाफ डिस्क है तो 4r/3π, होलो हेमिस्फीयर है तो r/2 एंड सॉलिड हेमिस्फीयर है तो 3r/8। उसी तरीके से तुम्हें 2-3 ऑब्जेक्ट्स और आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 9 सॉलिड कॉन। तो जो सॉलिड कॉन रहेगा कुछ इस तरीके से, उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके सेंटर से h/4 जितने डिस्टेंस पे रहता है, ठीक है। सॉलिड कॉन है, उसका सेंटर ऑफ मास है, उसके सेंटर से h/4 डिस्टेंस पे रहेगा, वेयर h इज द हाइट ऑफ द कॉन। ये जो कॉन है उसकी हाइट है h, तो उसके जो वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स ऑफ द कॉन बोलते हैं, तो वहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3h/4, और बेस से h/4। और जैसे एक सॉलिड कॉन है उसी तरीके से एक लास्ट वाला तुम्हें याद रखना है, ट्राइंगुलर प्लेट। ट्राइंगुलर प्लेट जो है, ट्राइंगुलर प्लेट मतलब इस तरीके से एक 2D प्लेट है, जैसे डिस्क है, डिस्क जो होती थी एक 2D ऑब्जेक्ट है, जैसे कॉइन का एग्जांपल दिया था, तो वही एक 2D ऑब्जेक्ट है, बस ट्राइंगुलर शेप में। तो उसकी भी अगर हाइट h है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके बेस से h/3 डिस्टेंस पे होता है, और ऊपर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2h/3, मतलब ऊपर वाला जो कॉर्नर है वहां से 2h/3, और बेस से कितना हो जाएगा, h/3। तो ये कुछ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स है जिनके सेंटर ऑफ मास तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। पूरे का पूरा
3-4 बार ऐसे बिना देखे लिखोगे तो याद हो जाएगा और काम आएंगे अपन को सारे के सारे। आगे जाके मैं पूछूंगा अगले 2-3 चैप्टर के बाद कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द हाफ डिस्क, तो तुम्हें पता होना चाहिए इट इज फ्रॉम द सेंटर and in the upper direction at a distance 4r by 3 pi. Hollow hemisphere r by 2, solid hemisphere 3r by 8, triangular plate h by 3। ठीक है, तो इस तरीके से खुद से बोलने की कोशिश करना, सारे के सारे याद रह जाएंगे, राइट। तो ये आ गया सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं कुछ डेंसिटीज की बात की होगी या नहीं की होगी, वापस एक बार कर देता हूं। अपने पास 3 टाइप की डेंसिटी आएगी। जैसे अपन ने तो अभी तक एक ही टाइप की डेंसिटी पढ़ी है, जो भी डेंसिटी हमने पढ़ी है मैं लिख लेता हूं, ठीक है। फिर क्या क्या उसमें चेंजेस है वो भी बताएंगे। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, m बाय v, जिसको अपन रो से डिनोट करते हैं। तो ये डेंसिटी तो भाई हम सब जानते हैं, ठीक है। अपनी जो यहाँ पर डेंसिटी रहेगी, पहला रहेगा लीनियर डेंसिटी, ठीक है। लीनियर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज बेसिकली डिनोटेड एज म्यू और लैम्डा। काफी बार म्यू से भी डिनोट करते हैं लीनियर डेंसिटी को, या तो लैम्डा से भी डिनोट करते हैं। इट इज बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास डिवाइड बाय उसकी लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इस तरीके से लैम्डा इज इक्वल टू m बाय l लीनियर डेंसिटी है। उसी तरीके से सेकेंड टाइप की अपने पास डेंसिटी आएगी विच इज नोन एज सरफेस डेंसिटी, ठीक है। सरफेस डेंसिटी बेसिकली सिग्मा के लिए यूज करेंगे। देखो लीनियर डेंसिटी हम ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे जो बिल्कुल लीनियर है, जैसे रिंग हो गया, ठीक है। रिंग की कोई सरफेस नहीं है, रिंग का एक लाइन ही है बस। जैसे रॉड हो गया, एक रॉड हो गया, रिंग हो गया। तो ऐसे जो लीनियर ऑब्जेक्ट है जिनका कोई ऐसे प्लेन नहीं है, कोई सरफेस नहीं है, जैसे इसका कोई सरफेस नहीं है, इसका भी कोई सरफेस नहीं है, इसका बस मास जो है वो लाइन के अलोंग है, अलोंग द लाइन, ठीक है। वेयर मास इज अलोंग द लाइन वी वुड बी नीडिंग दिस लीनियर डेंसिटी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सरफेस डेंसिटी, तो ये हम उस ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करेंगे जिनकी कोई सरफेस है, ठीक है। जैसे डिस्क हो गया, डिस्क हो गया, होलोस्फीयर हो गया, सेमी डिस्क हो गया, ट्रायंगुलर प्लेट हो गया। सॉलिड कोन ने ट्रायंगुलर प्लेट जो बताया था, इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, सिग्मा यूज करेंगे। सबके लिए सिग्मा यूज करेंगे। तो पता चलना चाहिए अपन को कि कब अपन को लीनियर डेंसिटी यूज करनी है, कब अपन को सरफेस डेंसिटी यूज करनी है। सरफेस डेंसिटी इज बेसिकली नथिंग बट मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास सरफेस है तो मैं सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ। इस वाले केस में मैं लेंथ की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसके अंदर मैं एरिया नहीं निकाल सकता। इसके अंदर मैं एरिया निकाल सकता हूँ, लेंथ नहीं निकाल सकता, वॉल्यूम नहीं निकाल सकता। तो मास पर यूनिट एरिया विच इज नोन एज सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया विच इज m डिवाइड बाय एरिया इज a। और उसी तरीके से अपनी थर्ड टाइप की डेंसिटी आएगी विच इज नोन एज वॉल्यूम डेंसिटी, जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, विच इज डिनोटेड एज रो, ठीक है। विच इज बेसिकली नोन एज मास पर यूनिट एरिया, सॉरी वॉल्यूम। तो रो क्या हो जाएगा भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो m बाय v, हम सब जानते हैं m बाय v। और ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है जिन ऑब्जेक्ट का मास हो, सॉरी वॉल्यूम हो, वॉल्यूम जिसके अंदर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सॉलिड कौन हो गया, फिर सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है।
सॉलिड हेमिस्फीयर हो गया। तो इन सारे केसेस के अंदर अपन क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम, जिनका हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जिनका वॉल्यूम के अंदर मास भरा हुआ है, तो उनके लिए अपन रो यूज करेंगे, सिग्मा एंड लैम्डा। इनके यूनिट्स की बात करें तो ये मास पर यूनिट लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ लैम्डा मास का हो जाएगा किलोग्राम पर यूनिट लेंथ मतलब मीटर। और उसका डायमेंशन फॉर्मूला की बात करो तो m1 लेंथ का l1, सो इट विल बी m1 l-1, t0 भी लिख सकते हो। उसी तरीके से मैं सरफेस डेंसिटी की बात करूं तो उसके लिए सिग्मा का यूनिट जो है वो क्या आएगा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, मास का यूनिट किलोग्राम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला की बात करो तो किलोग्राम के लिए m1, इसके लिए l2, सो इट विल बी m1 l-2 t0। t लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम डेंसिटी के अंदर बात करें तो विच इज बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखो हम नई टाइप की डेंसिटी पढ़े हैं, ठीक है, 3 अलग अलग टाइप की, अभी तक हमने यही पढ़ा था। तो देखो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर दिया है तो उसका मतलब तुम्हें किस डेंसिटी की बात करी है, सरफेस डेंसिटी, और ये यूज किया है तो मतलब लीनियर डेंसिटी की बात करी, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा m1 डिवाइड बाय l3 विच इज m1 l-3, ठीक है। तो ये 3 टाइप की डेंसिटी हमने पढ़ी है, याद रखनी है। ठीक है, अब देखो 3 टाइप की डेंसिटी हमने पढ़ ली। तो जैसे हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा वैसे ही एक आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसा समझो कि जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विच आर स्मॉलर, उनके लिए सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बोथ आर इक्वल। देखो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि ये अपना लेट से कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बहुत सारे मासेस है m1 m2 से लेके mn तक, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में रखा है, सबके कोऑर्डिनेट्स दिए है r1 r2 से लेके rn तक, पोजीशन वेक्टर सबके दिए है। सो व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो हमने क्या बताया था, दैट इज इक्वल टू m1 फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर, m2 सेकंड का पोजीशन वेक्टर, एंड दैट विल गो अप टू mn rn पोजीशन वेक्टर divided by the sum of total masses mn, ठीक है। तो ये आ गया RCOM। अब जब मैं बात करूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो ये तो हो गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मैं बात करूंगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ध्यान से देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। तो RCOM दैट इज बेसिकली इक्वल टू W1 R1 प्लस W2 R2 अप टू W1 Rn डिवाइड बाय W1 प्लस W2 अप टू Wn, ठीक है। इसमें W1 W2 क्या है, W1 W2 these are the weights of mass m1 m2 से लेके mn रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये क्या है, वेट है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, अगर कोई भी m मास का ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट हम क्या लिखते हैं, mg। m मास का अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट क्या लिखते हैं अपन, mg के बराबर, ठीक है। वो वेट डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर पोजीशन में g की वैल्यू क्या है। g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है उस बात पे भी डिपेंड करेगा।
अब जरूरी नहीं है कि पूरा ऑब्जेक्ट, अब जैसे मैंने बताया कि अगर छोटा ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ऑब्जेक्ट ईंट की बात कर रहे हैं अपन, एक ब्रिक की बात कर रहे हैं, तो ईंट की बात करेंगे तो वहां पर ऐसा समझो कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दोनों सेम रहेगा, क्योंकि इसके लिए जो जी उसके जो अलग अलग मासेस रहेंगे, जैसे हम किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके अलग अलग मासेस के लिए इंटीग्रेट करते हैं, तब जाके वो जो सारे जो अभी मैंने बताए थे पोजीशन 2r/π 3r/π r/2 वो सारे इंटीग्रेट करके आते हैं। हमें उसको मतलब नहीं रहता, हमें बस याद रखने की जरूरत है, उसको कभी कभी काम आ जाएंगे। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स का निकालेंगे, तो लेट्स से कि m1 मास, मतलब इसी ईंट को बहुत सारे छोटे छोटे मासेस में डिवाइड कर दिया मैंने, सबके कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, ठीक है, तो सब मासेस के वेट भी पता होंगे। अब देखो ये मासेस बहुत पास में है, अर्थ के सरफेस के बहुत पास में ब्रिक रखी हुई है, या तो मार्कर ही समझो ऐसे रखी हुई है, तो इसके हर एक मासेस के लिए जो जी की वैल्यू है दैट विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि अर्थ की सरफेस के अराउंड, या तो ऐसा समझो अर्थ की सरफेस से 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक हम ऐसा मानते हैं कि जी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे हाइट के साथ तुम लोगों ने पढ़ा होगा छोटे स्टैंडर्ड के अंदर कि जो जी है विच इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इट विल वेरी विथ हाइट, ठीक है, इट विल वेरी विथ हाइट। तो मैं जब हाइट बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वेरी करेगा, जी भी वेरी करेगा। तो जब लेट्स से कि अगर बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि मेरे पास एक लंबी सी एक आयरन रॉड है और वो यहां से लेके ऐसा समझो 100-200 किलोमीटर ऊपर तक है, ठीक है, लेट्स से कि अर्थ की सरफेस से वो 100-200 किलोमीटर ऊपर है, 200 किलोमीटर, ठीक है। अब मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मैंने क्या किया भाई, इसका सेंटर ऑफ मास अपन डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि सेंटर पे है, ठीक है। तो अब देखो, हाँ सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में सेम नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे अगर इसी को मैं बहुत सारे छोटे छोटे मासेस में डिवाइड करूँ, तो जब मैं इस वाले मास के लिए बात करूंगा तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, W1 इंटू R1, मतलब जो छोटे मास है उसका वेट इंटू R1। जैसे इसी इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा, R COG लिखो, है ना, COM नहीं, COG विच इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये क्या हो जाएगा M1 G1 R1 प्लस M2 G2 R2 से लेके MN GN RN डिवाइड बाय R1 प्लस R2, सॉरी M1 G1 से लेके MN GN, मतलब W1 से लेके WN। तो देखो मैंने G1 G2 GN क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि लेट्स से कि M1 मास है तो उसके अराउंड जो G की वैल्यू है वो G1 है, M2 है तो उसके अराउंड G की वैल्यू G2 है, MN है उसके अराउंड G की वैल्यू GN है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के पास में है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उनके अर्थ के पास में है, तीनों आपस में पास में है, तो इन तीनों के पास जो जी की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। जैसे अगर मैं एक मून की बात करूं, मैं मून पे खड़ा हूं तीन ऑब्जेक्ट्स को लेके, तो वहां पर भी जी की वैल्यू अगर पास में एक ऑब्जेक्ट है तो उनकी तो आपस में ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी, ठीक है, G/6 रहती है जो। तो अब देखो, तो इस रोड की जो मैं बात कर रहा था, तो यहाँ वाले पहले का जो वेट है वो W1 रहेगा, मतलब M1 इंटू वहां पे जो G की वैल्यू इंटू इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से, ठीक है, क्योंकि सारे मासेस का पोजीशन वेक्टर सिर्फ y के अलोंग ही आएगा, x में तो कुछ है नहीं। उसी तरीके से अगर मैं इस वाले मास की बात करूं जो सबसे ऊपर है, ठीक है, जो 200 किलोमीटर ऊपर है, जिसका पोजीशन वेक्टर तो हो जाएगा कितना, 200 किलोमीटर, और मैं अगर यहाँ पर g की वैल्यू बात करूं तो g की वैल्यू वो नहीं रहेगी जो यहाँ पर g की वैल्यू थी, तो वैल्यू ऑफ g विल बी चेंज विथ हाइट, जो मैंने ये लिखा, इट विल वेरी विथ हाइट। तो जब मैं इस वाले पार्टिकल का जब वेट लिखूंगा तो क्या आएगा, Mn into Gn, and the value of gravitational acceleration at this point for bigger objects, ठीक है, they are not same, ठीक है, center of gravity and center of mass are same for the smaller object,
बट ऑब्जेक्ट जब ज्यादा बड़ा हो जाए, जब g की वैल्यू में इफेक्ट आने लगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में यही डिफरेंस है कि बस वहां मासेस की जगह क्या आता है, वेट्स आते हैं। बस जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो। अगर जी कॉमन है, सोचो जी अगर सेम है, मैं एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि जहां पर वो ऐसी जगह पे रखी हुई है कि वहां पर जी की वैल्यू सेम है सबके लिए, तो जी कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो वापस देखो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आर सी ओ विल बी इक्वल टू आर सी ओ जी। लेकिन ऐसा कब होगा, ओनली फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट। जो छोटे ऑब्जेक्ट है उसके लिए सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा, एंड फॉर बिगर ऑब्जेक्ट दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये वाली बात तुम्हें समझनी है, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, देख लो। राइट, जैसे सवाल कुछ ऐसा है, जैसे स्क्वायर पिरामिड देखा होगा, मुझे कुछ ऐसा दिया है जिसकी साइड है ए और ऊपर से नीचे का डिस्टेंस भी है ए, है ना, इस तरीके से है। नीचे एक स्क्वायर है, स्क्वायर पिरामिड टाइप है। यहाँ पर मास रखा है मैंने 2m, यहाँ पर मास रखा है मैंने 2m, यहाँ पर मास रखा है मैंने 2m, यहाँ पर भी मास रखा है मैंने 2m, और यहाँ पर मास मैंने रखा है 5m। ठीक है, तो मुझे ऐसा बताना है कि वेयर इज द सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मुझे बतानी है इस वाले केस में। ठीक है, और ऊपर वाला जो कॉर्नर है उसकी जो बेस है उससे हाइट भी कितनी है, ए दी है। ठीक है, ये मान के चलो ये दिया हुआ है तुम्हें, ऐसा समझो। तो अभी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करो, बहुत ही आसान है, ट्राई करो फिर अपन करते हैं। ठीक है, देखो स्टॉप करके ट्राई करना है ना। अब देखो ऊपर एक जगह पे मास है 5m, तो उसको तो ऐसा क्या ऐसा लिख दो। जब भी तुम्हें ऐसी सिस्टम आए ना कि एक स्क्वायर है, उसके आसपास एक सिमेट्रिकली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे ये स्क्वायर है उसके आसपास 2m 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 लगा दिया है, तो टोटल मास हो गया स्क्वायर। अगर सोचो कि एक स्क्वायर होती है ऐसे प्लेट, सिर्फ स्क्वायर प्लेट होती और हर जगह 2m 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 मास लगाया है, तो it will behave just like the plate with 8m mass which is distributed over the entire surface। तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, सेंटर पे, और सारे का सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। राइट, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। तो इस वाले केसेस के अंदर अपन को ऐसा मानना है कि टोटल मास कितना है 8m, और सारे का सारा जो 8m है वो इस सर्कल के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो दिस इज द यूज ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए भी सेंटर ऑफ मास का यूज किया। देखो हमने इस सारे सिस्टम जो है नीचे वाली, उसका सेंटर ऑफ मास मैंने बोल दिया कि यहाँ पर है इन चारों की वजह से, और मास कितना है 8m। दैट मीन्स आई ओनली हैव 2 masses here, one mass is of 5m and one mass is of 8m, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, a, तो उसकी पोजीशन मिल जाएगी भाई, वो r1 r2 के फॉर्मूले। अगर मुझे नीचे से पोजीशन चाहिए, दैट मीन्स अगर मुझे r1 चाहिए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सामने वाला मास इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल मास which is 5m plus 8m। राइट, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5m into a divided by 13m, mm cancel, so it is 5a by 13। तो ये आ जाएगा 5a by 13। अब दूसरा है वो a में से माइनस भी कर सकते हो, या तो r2 निकाल भी सकते हो। r2 ये निकालना है डिस्टेंस, तो सामने वाला मास into टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल मास, so that will be 8a by 13।
ठीक है, इसको सीधा ऐसे भी कर सकते थे a माइनस 5a/13, तो भी अपना यही आता। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें देखना है। अगर तुम्हें इस टाइप की सिस्टम दी हुई है तो तुम्हें कहीं ना कहीं मास कॉन्सेंट्रेट होके मान सकते हो, और तुम्हें वही वाले सिस्टम बन जाए कि 2 मास रखे हुए हैं, तो किसी एक से तुम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हो R1 R2 वाले फॉर्मूले यूज करके। राइट, तो आज हमने सारी की सारी जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स थे, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स थे, सेमी सर्कुलर डिस्क, रिंग, सारे फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, प्लस ये वाली चीज एंड द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चंस इसके जरूर सॉल्व कर लेना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।